So as we said that equilibrium in an economy establishes where aggregate supply is equal to aggregate demand. और जैसा हम लोगों ने समझा कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है जितने भी कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर होते हैं वो सारे लोग कितनी का सप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब सारे प्रोड्यूसर की सारी सप्लाई की मार्केट वैल्यू, वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। और सारे कंज्यूमर्स की सारी डिमांड्स, है ना, उनकी मार्केट वैल्यू कितने रुपए की डिमांड्स कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो कहलाती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये दोनों जब मैच हो जाती है तो उस समय हमारा इकोनॉमी क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। बट इज इट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर दी ओनली डिटर्मिनेंट्स विच डिसाइड्स की इकोनॉमी जो है वो ज्यादा अच्छी स्थिति में है या नहीं है? ठीक है, जैसा इक्विलिब्रियम तो बोल रहे हैं, बट इज इट दी ओनली पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स हैं जो इस चीज को इफेक्ट करते हैं? दिस विल बी स्टडी। द सेकंड पॉइंट इज, सिंस वी आर इन +2 और हम एक लिमिटेड एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म के अंदर ही इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे एग्रीगेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में इसको हम लोग स्टडी करेंगे तो कुछ चीजें रहेगी, बट ऐसा है कि इतना पढ़ने के बाद में भी हम लोगों को एक सेंस तो डेवलप हो जाएगा कि हम इकोनॉमी को किस तरह से देखते हैं, है ना, हाउ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीजें जो कंट्री में आ रही है तो उनके पीछे कौन से फैक्टर्स काम करते हैं और उनके नियर बाय सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, दैट ऑल्सो विल बी गेटिंग। ठीक है, इस चीज के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा शुरू करते हैं हम लोग। जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तीन कंडीशंस हो सकती हैं, आइदर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, बट हमने क्या बोला कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान्ड आउटपुट। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई का ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, और एग्रीगेट डिमांड का होता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ पर ये जो एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं सी प्लस आई, यहाँ पर हमने ये क्लोज्ड इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी, तो हमने दो फैक्टर्स जो है उसको इग्नोर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, नाउ दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन को, सी प्लस एस और सी प्लस आई, तो सी से सी कैंसिल हो जाएंगे, एंड व्हाट रिमेंस इज एस इज इक्वल टू आई। यानी दो अप्रोच हो सकती है इक्विलिब्रियम को निकालने की। एक अप्रोच ये कि एडी इज इक्वल टू एएस होंगे, या तो ये निकाल सकते हैं, इसको हम लोग एएस एडी अप्रोच बोलते हैं या एडी एएस अप्रोच बोलते हैं, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। और उसी से डेराइव करके हमने बोला कि जितनी सेविंग्स हैं अगर वही हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए तब भी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। ठीक है, दिस आई इज, ये आई कौन सा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। ठीक है, चलो, आवाज ठीक आ रही है अभी? यस सर। ओके, ग्रेट। नाउ टू अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, दोनों सेम ही है देखो, क्योंकि एडीएस अप्रोच से एस इज इक्वल टू आई अप्रोच निकली है। तो पहले इस अप्रोच को देखते हैं ग्राफ की मदद से। ठीक है, हमारा ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक तरफ हम लोगों ने ले लिया एग्रीगेट डिमांड और दूसरी तरफ है हमारा नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एक तरह से समझ लो कि एक तरफ हमने एग्रीगेट डिमांड ले लिया और एक तरफ एग्रीगेट सप्लाई ले लिया। अब देखो ये कौन सा कर्व, आइडेंटिफाई करो इसको जल्दी से, ये कर्व कौन सा हो सकता है? ये कंजप्शन कर्व है पक्का। एग्रीगेट डिमांड कर्व भी हो सकता है ये, एडी कर्व भी हो सकता है ना। बोलो बोलो, ये हो सकता है क्या? एग्रीगेट डिमांड कर्व भी हो सकता है क्या ये? कैन दिस बी एडी कर्व? अरे डिफरेंस क्या होता है कंजप्शन कर्व और कंजप्शन कर्व और एडी कर्व में डिफरेंस क्या है? सर डिपेंड करता है कंजप्शन के ऊपर एडी होता है बस तो यहाँ पे अपन को पता नहीं है, तो ये दोनों में से एक एग्जैक्टली हाँ, अब मैं केवल शेप को डिटरमाइन करने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो दिस कैन बी कंजप्शन आल्सो, दिस कैन बी एडी आल्सो। द ओनली डिफरेंस इज अगर ये कंजप्शन कर्व है तो ठीक इसके ऊपर, है ना, इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हुए एडी कर्व बन जाएगा, और अगर ये एडी कर्व है मतलब कंजप्शन कर्व इसके नीचे बनेगा, तो इट कैन बी बोथ।
ठीक है, तो ये हमको अभी मतलब पता इसका नहीं केस चलेगा। का हाफ हो जाएगा। हाँ बस, ठीक है। तो अभी के फिलहाल के लिए हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि इसमें कंजप्शन का भी कुछ ठीक है। लेना देना नहीं है ना, हम लोग एडी और एएस अप्रोच को पढ़ रहे हैं। तो ये हमने बोल दिया कि ये क्या है, हमारा एडी कर्व हो गया। अब दूसरा हमने देखा कि नेशनल इनकम वाला जो कर्व है हमारा, वो हमेशा क्या होता है, हमने 45 डिग्री लाइन लिया उसको हमेशा, है ना। एएस कर्व जो है हमारा 45 डिग्री लाइन पर है, ठीक है। तो देखो ये हमारा कर्व जो है वैसा बन जाता है। तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ डिटरमाइन हो रहा है, ये एडी कर्व हो गया, ये ऊपर वाला ब्लू लाइन वाला एएस कर्व हो गया हमारा, है ना। ये 45 डिग्री और ये एएस कर्व हो गया। इक्विलिब्रियम कहाँ पर सर एस्टेब्लिश हो रहा है हमारा, बोलो। सर सर जैसे सर तब जहाँ तो पे अपन ने पढ़ा था एडी कि वो तो कर्व और एग्रीगेट एएस कर्व। सप्लाई होता है ना, एग्रीगेट सप्लाई और एक मिनट, नेशनल एक मिनट, इनकम गौरव के गौरव, एक बीच में मिनट होता रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। समृद्धि बोलो। नहीं सर, वो मैं आंसर दे रही थी हाँ कि हाँ कहाँ बताओ, पे आंसर बताओ। इक्विलिब्रियम। सर जहाँ पे ये एएस कर्व और एडी कर्व मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है। वेरी गुड, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है ना। नीचे टेबल के अंदर देखते तो टेबल में हमको इक्विलिब्रियम कहाँ नजर आ रहा है, 240। है ना, 240 पर नजर आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो ब्लू पॉइंट है और ये 240 वाला पॉइंट है, दे बोथ आर सेम, है ना। यानी ये 240 वाला वो पॉइंट है जहां पर एडी और एएस दोनों क्या हो रहा है हमारा, इक्वल हो रहे हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यस गौरव, अब बोलो। सर वो 45 डिग्री वाली लाइन तो अपन एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम के बीच में देखी थी ना। बेटा एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम दोनों एक ही होता है, और उसी को हम नहीं 45 आपने डिग्री उस लाइन दिन ट्रीट करते हैं। हाँ, वो सेम समझो आपने उसका उस मतलब। ग्राफ के अकॉर्डिंग तो मतलब वो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं नेशनल इनकम की लाइन भी बोल सकता हूँ, इसको मैं एग्रीगेट सप्लाई की लाइन भी बोल सकता हूँ। ये दोनों इक्वल होते हैं, नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। ये लाइन को मैं दोनों में से कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये 45 डिग्री है, ये पूरे कर्व को हाफ में डिवाइड कर रही है। तो ये लाइन मेरी नेशनल इनकम भी हो सकती है, एग्रीगेट सप्लाई भी हो सकती है। मैं यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई को रख देता हूँ, यहाँ पर मैं नेशनल इनकम को रख देता हूँ, क्योंकि ये जो लाइन होती है, ये लाइन हमेशा दोनों वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये लाइन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ, ठीक है। तो यही हमारी एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन है, और एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन ठीक इसके ऊपर चल रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करें तो बताओ क्या होगा, बस कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। मतलब कि एग्रीगेट हाँ, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ये जो पूरा सीन है, इसमें डिसइक्विलिब्रियम भी नजर आता है हमको। बताओ कहाँ नजर आता है डिसइक्विलिब्रियम, इस ग्राफ में हमको डिसइक्विलिब्रियम कहाँ नजर आता है। ब्लू पॉइंट के नीचे और बाद में। वेरी गुड, ब्लू पॉइंट के इधर, चाहे लेफ्ट में देखें हम लोग चाहे राइट में देखें, ये दोनों तरफ डिसइक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, एट दिस पोजीशन। ये जो ब्लू डॉट है ठीक ये इक्विलिब्रियम है, यानी इस इक्विलिब्रियम के ऊपर ये जो दोनों पॉइंट है, यहाँ डिसइक्विलिब्रियम है, यहाँ भी डिसइक्विलिब्रियम है, दोनों जगह हमको डिसइक्विलिब्रियम नजर आता है, ठीक है। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कहाँ होती है, जब ये 240 वाला पॉइंट हमारा हिट कर रही है। यू कैन सी इट हियर, 240 वाला पॉइंट, यहाँ पर दोनों बराबर होते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, सिंपल, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये ई पॉइंट, दिस ई पॉइंट इज, एंड ग्रीन लाइन से आपको नजर आ रहा है ना, एग्रीगेट डिमांड भी 240 है और नेशनल इनकम भी 240 है, या एग्रीगेट सप्लाई भी 240 है। एट पॉइंट ई द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। Yeah, simple. Now it has been highlighted. ठीक है, OM क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी 240 यूनिट्स। तो जितना आउटपुट है उतना ही डिमांड है। आउटपुट मतलब क्या हो गया, वही सप्लाई, जितना आउटपुट होगा उतना ही सप्लाई हुआ, ठीक है। उसी रेशियो में हमारा नेशनल इनकम हुआ, और उतनी ही अगर एग्रीगेट डिमांड हो जाती है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ने जितना प्रोड्यूस किया, अगर एग्जैक्टली उतना ही डिमांड किया जा रहा है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, सिंपल। वन लाइन में क्या हो जाएगा, व्हाट आउटपुट द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग, यानी उसकी मार्केट वैल्यू को ले लो आप। इकोनॉमी जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, अगर उतना ही एग्रीगेट डिमांड है, उतना ही लोगों का डिमांड है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। प्रॉब्लम कब शुरू हो जाती है, जब लोगों की डिमांड ढेर सारी होती है और सप्लाई कम हो जाती है।
जैसे कोविड टाइम में शुरुआत में हमने देखा कि सैनिटाइजर्स की डिमांड खूब सारी थी लेकिन सप्लाई कम थी, और कोविड का जो फर्स्ट फेज चला गया, सेकंड फेज भी चला गया, उसके बाद में क्या देखते हैं हम लोग कि सप्लाई खूब सारी है लेकिन उसकी उतनी डिमांड नहीं रही। अभी कोविड नहीं रहा तो लोगों ने सैनिटाइजर्स यूज करने कम कर दिए, तो उसकी डिमांड उतनी नहीं रही। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पर इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा मजे में कब होती है, जब वो जितना प्रोड्यूस कर रही है उतना का उतना डिमांड हो रहा है, यानी स्टॉक में कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर इज ऑल्सो हैप्पी, एज कंज्यूमर की सारी नीड सेटिस्फाई हो रही है, एंड जो प्रोड्यूसर है वो भी खुश है क्योंकि जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका वो बिक रहा है। स्टॉक में पड़ा रहेगा तो उसने पैसा लगा दिया लेकिन उसको पैसा मिला नहीं वापस। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमी जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो ये बड़ा एक हैप्पी मॉडल हो जाता है, बट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना काफी नहीं है, ऑल्दो दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज द हैप्पी इकोनॉमी। एट दिस पॉइंट द इकोनॉमी, दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी, हम ये चीज नहीं कह सकते। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है लेकिन ये बेस्ट पॉइंट नहीं हो सकता। बेस्ट पॉइंट कब होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तब, है ना। चलो, ये इतना समझ में आया, पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना, बहुत सिंपल है इसके अंदर, है ना। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री लाइन पर होगी और एग्रीगेट डिमांड उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। जैसा ये लाइन बनी हुई है, क्योंकि लाइन जब यहाँ शुरू होगी तो इंटरसेक्ट करेगी, वही हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका इसके अंदर है और बाकी नोट्स में मिल जाएगा आपको, है ना। अभी इसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, अभी तक प्रीवियस के किए, अब ये पढ़ा दिया तो इसके नोट्स भी आ जाएंगे। अब देखो सेम है ना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोग चलेंगे और सेविंग इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, है ना, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू किस तरह से कॉन्सेप्ट जो है हमारा काम करता है। सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोगों को याद है इन्वेस्टमेंट का कर्व इस ग्राफ के ऊपर कैसा बनेगा, बोलो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अच्छी बात है। और सेविंग का कर्व कैसा बनेगा? सेविंग का कर्व कहां से शुरू होगा कहां से खत्म होगा, बता दो, थोड़ा सा अंदाज हो तो। माइनस से बढ़िया, नेगेटिव से शुरू होगा, बढ़िया, नेगेटिव से बिलो शुरू द होगा, एक्स लाइन पॉजिटिव में स्टार्ट जाएगा, होगा और अबव द बढ़िया, एक्स लाइन जाएगा। वेरी गुड। तो टेबल हम लोगों को नजर आ रही है, टेबल क्या बोलती है? टेबल देखो एक बार, टेबल मैच करो, टेबल कैसी लग रही है? सर इसमें तो सेविंग बढ़ रही है ना। हाँ, तो सेविंग तो बढ़ेगी ऑब्वियसली, इसमें 0 से शुरू हो रही है लेकिन सेविंग नेगेटिव से भी शुरू हो सकती है, हमने पढ़ा है ना पहले, ये सेविंग नेगेटिव से भी शुरू हो सकती है। लेकिन आई को हम देखते हैं, आई कैसा नजर आ रहा है हमको? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और सेविंग बढ़ेगी, सेविंग नेगेटिव से शुरू हो सकती है लेकिन सेविंग तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगी भैया, है ना, सेविंग बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। ये देखो, ये आई कांस्टेंट हो गया और हमारा सेविंग कर्व जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, लेकिन इसको हम खींच के नीचे भी लेकर आ सकते हैं, सेविंग कर्व यहां से भी शुरू हो सकता है, नेगेटिव से भी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 0 से शुरू किया इसको। क्यों 0 से शुरू किया यहाँ पर, यहाँ सेविंग 0 क्यों है? सर क्योंकि y इक्वल्स टू c है। बहुत बढ़िया, y इज इक्वल टू सी है, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। यस, बोलो बेटा। सर जरूरी थोड़ी इनकम हमेशा बढ़े, कभी कम भी तो हो सकती है फिर। इनकम हमेशा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि इनकम हमेशा बढ़े, इनकम कम भी तो हो सकती है। ठीक है, तो इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। कंट्री की इनकम किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? डिमांड। कंट्री की इनकम किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? पैसा आएगा कहां से? एक दुकानदार के पास पैसा कैसे आता है? सर रिवेन्यू। हाँ, पर रेवेन्यू किस चीज से आएगा? सब प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, तब जाके इनकम। बहुत बढ़िया, हाँ, है ना। तो इनकम डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है? आउटपुट के ऊपर। आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन के ऊपर। इनकम नेगेटिव में जा सकती है क्या? वन मंथ के अंदर, है ना, मान लो 1 मंथ के अंदर 100 करोड़ रुपीस की इनकम हो गई,
फर्स्ट मंथ के अंदर। सेकंड मंथ के अंदर क्या हो सकता है, जीरो इनकम हो। जीरो इनकम हो सकती है, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगी। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि दोनों को जोड़े तो माइनस आ जाए, मतलब 90 हो जाए। नो सर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये हो सकता है कि फर्दर जो है वो चेंज इन इनकम आपका जीरो हो सकता है, लेकिन चेंज इन इनकम नेगेटिव कैसे होगा? सर अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो तो इनकम पहले होगा तब तो एक्सपेंडिचर होगा ना। एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से इनकम कम नहीं हो जाएगी, इनकम कम पड़ सकती है, लेकिन इनकम कैसे कम होगी? पहले इनकम होती है, पहले एक्सपेंडिचर होता है। मेरा पहले खर्चा income ज्यादा होती है होने सर। से, समझे इस चीज को, मेरा खर्च ज्यादा होने से मेरी तनख्वाह कम हो जाएगी क्या? नो सर। मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से मेरी सैलरी तो कम नहीं हो सकती ना, सैलरी तो उतनी, हाँ सैलरी कम पड़ सकती है, लेकिन कम हो सकती है क्या? ठीक है, इस चीज को हमको सोचना है। इसलिए क्या होता है, इनकम जो है वो, और फिर हम इकोनॉमी में देखते हैं कि ऑब्वियसली प्रोडक्शन होता है, आउटपुट जनरेट होता है, तो इनकम जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगी। ये हो सकता है कि उतनी स्पीड से नहीं बढ़े, कम स्पीड से बढ़े, है ना, लेकिन बढ़ेगी तो है ना। ये एग्रीगेट जा रहा है, ये चेंज इन इनकम नहीं है, ये एग्रीगेट इनकम। पहले 180 से बढ़ी, फिर ये 210 हो गई, 210 से 240 हो गई। गेटिंग इट? चेंज इन इनकम कम हो सकता है, लेकिन क्या होगा, इनकम तो कंटिन्यूसली बढ़ेगी, ऐड होता जाएगा उसके अंदर। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि जीरो इनकम हो गई, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना जो इनकम हो गई है वो कम हो जाए। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है, तो इसलिए इनकम बढ़ रही है पर। ठीक है, सो एज वी सी हियर, सेविंग हमारी नेगेटिव से शुरू हो सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेविंग जीरो से भी शुरू हो सकती है। अब मुद्दे की बात क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, वेयर विल बी इक्विलिब्रियम? तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से, द पॉइंट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हियर इट इज ई, ये ई आ गया हमारा, दिस विल बी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। टेबल में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा है, 20, वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर 20-20। ठीक है, इनकम और कंजप्शन का बराबर होना जरूरी नहीं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर बराबर है तो 20। एंड दिस इज द सेम पॉइंट वेयर, देखो 240 था ना, इनकम 240 थी जब हमारा इक्विलिब्रियम आया था लास्ट टाइम। तो देख लो इसी पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। क्लियर? ये पॉइंट है क्या, वेयर एस इज इक्वल टू आई, एंड फॉर नाउ एस इज इक्वल टू आई एंड बोथ आर 20-20। तो ये हो गया। अब इसमें ये कर सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन सी हियर इज, देखो एक ग्राफ मैं आपको बना के बता रहा हूं, बहुत जल्दी मैं ग्राफ बना देता हूं इसका। ये एस है और ये एडी है, इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह से मैं एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं, लेट मी ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर। अब क्या होगा, परपेंडिकुलर मैंने खींचा, उसके बाद क्या करता हूं, सप्लाई या फिर नेशनल हाँ, इनकम आ जाएगी, मतलब कि जो अपन को ये देखो रिक्वायर्ड है ये मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई, ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, ये आई हो गया। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझना है ना। ओके, सो देन so here we are having aggregate demand, here we are having aggregate supply, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, कौन सा है, दिस वन। ये वॉयलेट लाइन जो चल रही है कौन सी लाइन है, सेविंग। बहुत बढ़िया, सेविंग। ये हो गया हमारा सेविंग। और ये पॉइंट क्या हो गया, जहां पर एस इज इक्वल टू आई है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, जहां पर एडी इज इक्वल टू ए एस है। तो ये ग्रीन लाइन है हमारी, ये ग्रीन लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये देखो आउटपुट लेवल हमारा सेम आ गया यहाँ पर, इसको ओ एम बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया,
है ना। इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा है हमारा, OM लेवल ऑफ आउटपुट इज आर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर S इज इक्वल टू आई भी हो रहा है और AD इज इक्वल टू AS भी हो रहा है। तो जो हमने दोनों ग्राफ पढ़े, जब दोनों को हम एक ही कर्व पे लेकर आएंगे तो वो इस तरह से नजर आएगा। बोलो कैसा है। सर एक बार इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताओ ना। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, देखो समझो इसको, है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या है, एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं या तो जैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। गेटिंग इट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब जो कंजप्शन के लिए हम लोगों ने खर्च किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, वी आर इन्वेस्टिंग मनी इन द मार्केट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, रिटर्न में हमको कुछ चाहिए, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी होता तो एक्सपेंडिचर ही है ना। कर सकते हो आप, इस तरह से बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर नाम का कोई चीज जो है वो हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आइदर इट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप कहने में ये कह सकते हो कि भैया हमने खर्चा किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ टीचर, इफ आई एम बाइंग अ लैपटॉप, यू कैन कंसिडर इट इज एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जा सकता है। बट उसका पर्पस अगर ये है कि आई विल बी टेकिंग क्लासेस एंड विल बी गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम इट, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, उसको हम चाहे तो फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर, चलो यस सर। ओके। सो ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये ग्राफ समझ में आया आपको, इज इट क्लियर टू यू। ये जो ग्राफ बनाया यहाँ पर, ये समझ आ गया, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है चैप्टर का हमारा। चलो नाउ, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के, क्यों। Why should planned savings and planned investment be equal at equilibrium level of income? क्यों बराबर होते हैं, S इज इक्वल टू आई क्यों होता है, कहने का मतलब ये है। बोलो, आंसर कर सकते हो या छोड़ दें आपके लिए आंसर, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, चलो पता करके बताओ फिर। एनीवेज टाइम इज अप, सो पता करके बताओ व्हाई सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आंसर के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू, Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू।